हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टीयर 1 जिसका कि पेपर 9/12/2022 को हुआ था, उसके थर्ड शिफ्ट के इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन शुरू होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने को कह रहा है। सेंटेंस है मैरी वॉज कुकिंग द मील। अब देखिए यहाँ पे वॉज है माने पास्ट टेंस और कुकिंग आईएनजी, मतलब जो भी आपका आंसर है उसमें बीइंग आना चाहिए। तो जब भी आईएनजी का टर्म आता है तो बीइंग के साथ हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बीइंग है और यहाँ पे बीइंग है, मतलब यहाँ पे बीइंग है, मतलब ये तो गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे द मील वर लिखा हुआ है, मील जो सिंगुलर है लेकिन यहाँ पे वर लिख के इसे प्लूरल बना दिया, इसलिए ये गलत है। अब और इसके बाद यहाँ पे द मील वॉज ऑलरेडी, अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जैसा शब्द कहीं है ही नहीं इस पूरे सेंटेंस में, ये एक्स्ट्रा डाल दिया तो इसलिए ये भी गलत हो गया। बचा फोर्थ वाला, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। मील वॉज बीइंग कुक्ड बाई मैरी, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ रहा है। स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी के लिए, स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा अप्रियता या बहुत ज़्यादा नाराज़गी, दुश्मनी या बहुत ज़्यादा किसी से जलने को हम एनिमोसिटी कहते हैं, मतलब कि हेट्रेड, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना किसी चीज़ किसी पे या बहुत ज़्यादा नफरत करना किसी को। एनिमलिस्टिक मतलब समवन जिसका की कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल की तरह हो, मतलब कोई पुरुष जो थोड़ा थोड़ा जानवरों की तरह बिहेव करे उसे एनिमलिस्टिक कह सकते हैं। एनोनिमिटी मतलब होता है अज्ञातता, इंग्लिश में कहें तो नेम नॉट नोन। और कॉमिटी मतलब होता है कर्टसी, कृतज्ञता जो आप कहते हैं, क्या कंसिडरेट बिहेवियर। तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट था। स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी मतलब एनिमोसिटी, मतलब हेट्रेड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको करेक्ट ऑर्डर में सेंटेंस को प्लेस करने को कह रहा है, तो पढ़ते हैं। अमेरिकन एलिगेटर्स वर, नाउ दिस स्पीशीज, लेकिन नाउ दिस स्पीशीज होगा नहीं। वर लिस्ट इन 1967, ये भी नहीं लग रहा है। वर वंस, अब यहाँ पे सही सही लग रहा है। वर के बाद आफ्टर, ये भी नहीं आएगा, मतलब क्यू के साथ आपकी, आर के साथ आपकी शुरुआत होनी चाहिए, मतलब ये और ये तो कट गया। अब चलते हैं। अमेरिकन एलिगेटर्स वेर वंस थ्रेटन्ड बाय एक्सटिंक्शन, बट के बाद क्या हो सकता है, बट नाउ दिस स्पीशीज इज क्लासिफाइड एज लीस्ट कंसर्न, या कह सकते हैं बट के बाद आफ्टर बीइंग प्लेस्ड ऑन द एंडेंजर्ड लिस्ट, नाउ endangered species list in 1967 their population increased and now the species is classified as least concern। तो ये वाला ऑप्शन आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा। सेकंड वाले के साथ जाएंगे तो आखिर में फिर सेंटेंस थोड़ा सा आगे पीछे सा लगेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। इसमें क्या ये रहा है कि अमेरिकन एलिगेटर जो थोड़ा थोड़ा क्रोकोडाइल की तरह लगता है, वो एक समय पे थ्रेटेंड स्पीशीज था, मतलब खत्म होने की कगार पे था, लेकिन जब उसे एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में रख दिया गया था 1967 में, उसके बाद अब उसकी तादाद बढ़ जाने की वजह से अब वो लीस्ट कंसर्न वाले स्टेटस में चला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। जो शब्द दिया हुआ है इमेच्योर, इसकी सही स्पेलिंग होती है AMATEUR। इमेच्योर माने नौसिखिया या नोविस भी कहते हैं आप, नौसिखिया आप कह सकते हैं हिंदी में। तो द इमेच्योर स्कल्प्टर रिसीव्ड एन अवार्ड एट द इंटरनेशनल स्कल्पटिंग कॉम्पिटिशन, मतलब एक जो नया स्कल्प्टर था, मतलब मूर्तिकार जो था, उसे अवार्ड मिला इंटरनेशनल स्कल्पटिंग कॉम्पिटिशन में। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे जो क्विवर शब्द लिखा है ये गलत है, इसकी सही स्पेलिंग होती है QUIVER। क्विवर मतलब कांपना, या इंग्लिश में कहे तो शेक कह सकते हैं आप। पॉलन मतलब जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं, आपने देखा होगा जो फूलों में रहती है, वो एक तरह का मतलब पॉलिनेशन का काम करती है इंसेक्ट्स के द्वारा, एक जगह से जब दूसरे फ्लावर में जाती है तो पॉलिनेशन होता है, जिससे कि आगे पेड़ सीड्स बनाता है और फिर उससे एक नया प्लांट निकलता है। माउजी मतलब होता है टिमिड, या आप कह सकते हैं शाय, या कह सकते हैं आप मीक, शर्मिला से जो होता है उसे माउजी कहते हैं। और क्वाजी मतलब होता है पार्टली, जैसे आपने सुना होगा क्वाजी जुडिशियल बॉडी, मतलब कि पार्टली जुडिशियल, या ऑलमोस्ट भी कह सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है, तो पढ़ते हैं। वी हैव ओनली जस्ट इनफ मनी टू लिव ऑन नाउ एंड इफ माई हस्बैंड लूजेज हिज जॉब वील रियली बी अप अगेन इट नहीं, अगेंस्ट इट होगा। इसका मतलब होता है अप अगेंस्ट इट का मतलब होता है बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब एक बुरी स्थिति में पहुंच जाना। ऑप्शन नंबर फोर्थ। सेंटेंस ये कह रहा था कि हमारे पास बस थोड़े ही पैसे हैं और अगर मेरे जो हस्बैंड है उनकी जॉब चली जाती है तो हम बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे सिनोनिम पूछ रहा है अंडरलाइन वर्ड का।
तो पढ़ते हैं, द फॉरेन कंपनी इज चैरी ऑफ इन्वेस्टिंग इन अफ्रीका। चैरी शब्द का मतलब पूछ रहा है। चैरी मतलब होता है कॉशियस। कॉशियस मतलब जो ध्यानपूर्वक करे, या सस्पिशियस भी एक वर्ड आप कह सकते हैं। मतलब जो अभी पूरी तरह से सर्टेन ना हो। जो फॉरेन कंपनी थी वो पूरी तरह से श्योर नहीं थी कि उन्हें अफ्रीका में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो कॉशियस थे, वो सोच रहे थे करें ना करें, नुकसान हो सकते हैं। कीन मतलब जो पूरी तरह से ध्यान दिया हो, वेरी इंटरेस्टेड हो। फर्वेंट मतलब होता है एंथुजियास्टिक। कॉन्फिडेंट मतलब तो कॉन्फिडेंट। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 8 में आपसे इडियम का अंडरलाइन इडियम का मतलब पूछ रहा है। तो पढ़ते हैं, द न्यू इंटर्न इज अ ग्रीन हॉर्न एंड दस हिज सुपीरियर्स टेक एडवांटेज ऑफ हिम। जो नया इंटर्न आया है, मतलब जो कुछ समय के लिए काम करने के लिए आया है, वो एक ग्रीन हॉर्न है, मतलब कि एक इनएक्सपीरियंस पर्सन है। इस वजह से उसकी जो सुपीरियर है वो उसका फायदा उठा रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। जेलस मतलब जलना, ओवर एंथुजियास्टिक मतलब कुछ ज्यादा ही उत्सुक होना, और सिक मतलब बीमार। क्वेश्चन नंबर 9 में फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है। पढ़ते हैं, निथा कैन असेंबल द स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास डैश। तो असेंबल किस तरह करेंगे लोगों को? परफेक्टली करेंगे या क्विकली करेंगे? असेंबल माने लोगों को एक कतार में लाना। कतार तो कतार होता है, बहुत परफेक्शन की जरूरत नहीं है वहां पे। हाँ, लेकिन जल्दी करना जरूरी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ आप जाएंगे। नीता कैन असेंबल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास क्विकली। क्वेश्चन नंबर 10 में फिर से फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। तो पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स वी एग्री विद दैट मेजर इट इज डैश सेंसिबल। ये कह रहा है कि जी हाँ, हम बिल्कुल उस मेजर से अग्री करते हैं, वो सेंसिबल है। वो किस तरह का है? वो स्लाइटली सेंसिबल होगा तो एग्री क्यों करेंगे? हार्डली होगा मतलब बिल्कुल नहीं है तो वो भी नहीं, पार्शियली होगा वो भी नहीं, परफेक्टली होना चाहिए। परफेक्टली सेंसिबल होगा तभी तो उससे वो अग्रीमेंट लाएंगे। मतलब कोई विचार होगा जिस जिस जो कि कोई सेंस बना रहा होगा के साथ हम जाएंगे, परफेक्टली सेंस दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछ रहा है शब्द एनकाउंटर का। तो पढ़ते हैं, मेनी पीपल हैव बीन एक्सपीरियंसिंग। देखिए, एक्सपीरियंसिंग और एनकाउंटरिंग दोनों में सिमिलैरिटीज है। एक्सपीरियंसिंग द स्टार्टिंग ऑफ हीट वेव्स एंड सम ऑफ देम हैव अवॉइडेड गोइंग आउटसाइड देयर होम। तो बहुत सारे लोगों ने मतलब महसूस करना शुरू किया जो हीट वेव्स आ रही थी, जिस वजह से मतलब गर्मी, हीट वेव की वजह से जो गर्मी लग रही थी उसको महसूस करना शुरू किया, इसलिए वो घर से बाहर निकलना उन्होंने कम कर दिया। एनकाउंटर्ड मतलब भी किसी से मुलाकात या महसूस करना। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा, एक्सपीरियंसिंग। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे एरर के बारे में पूछ रहा है। तो पढ़ते हैं, द वेडिंग गाउन लुक्ड डिसेंटली। देखिए यहाँ पे डिसेंटली की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डिसेंट की जरूरत है। जो वेडिंग गाउन था वो डिसेंट लग रहा था, डिस्पाइट बीइंग स्टडेड विद ज्यूल्स। मतलब जो वेडिंग गाउन था वो बहुत ही डिसेंट लग रहा था, ज्यूल्स लगने के बावजूद, मतलब बहुत सारे उसमें कुछ जवाहरात से लगे होंगे, उसके बावजूद वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। ऑप्शन नंबर थर्ड में गलती थी। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द इररेज़ोल्यूट का। इररेज़ोल्यूट मतलब होता है शोइंग और फीलिंग हेजिटेंसी या अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पे लिखा है, द सोल्जर्स वर इररेज़ोल्यूट एंड सो दे वॉन द वॉर फॉर द इन्फेंट्री एंड द कंट्री। तो वो जो सोल्जर्स थे वो डर रहे थे इसलिए वो वॉर जीते? नहीं, वो डिसाइसिव थे। डिसाइसिव मतलब परिणामजनक लड़ाई की उन्होंने, परिणामजनक वॉर लड़ी, जिस वजह से उन्हें आखिर में उनकी जो इन्फेंट्री थी वो जीत गई। तो ऑप्शन नंबर फोर, डिसाइसिव मतलब परिणामजनक। डिफॉल्ट मतलब बाय डिफॉल्ट कोई चीज चलना। वेरिएंट मतलब किसी एक चीज का स्लाइट डिफरेंस, जैसे कि आपने देखा होगा एक ही तरह के पौधे के अलग, एक ही तरह के गुलाब के फूल के अलग अलग वेरिएंट्स बनाए जाते हैं, कोई अलग अलग कलर के होते हैं। और हार्श मतलब बहुत ही बुरा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे सिनोनिम पूछ रहा है शब्द एंगर का। एंगर माने गुस्सा, उसका सिनोनिम हो जाएगा फ्यूरी। इसका मतलब भी होता है गुस्सा। प्लेजर मतलब कोई चीज पसंद आना, अच्छा लगना। कंफर्ट मतलब आरामदेह होना। और एग्री मतलब पेन या दर्द। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे करेक्ट इडियम फिल करने को कह रहा है। तो पढ़ते हैं, शी रेज्ड अ डैश व्हेन शी सॉ हर लगेज मिसिंग। मतलब जब आपका सामान गायब हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? आसपास पूछेंगे, थोड़ा हंगामा करेंगे, भाई कहाँ से गायब हो गया? तो उसके लिए हमारे पास इडियम होता है ह्यू एंड क्राई। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रोटेस्ट, मतलब लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट करना। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है साफ सुथरा होना। नीट, क्लीन या वेल लुक्ड, जो एकदम साफ सुथरा नजर आए उसे हम स्पिक एंड स्पैन कहते हैं। हैंड एंड फुट का मतलब होता है टू हैव एवरीथिंग विच वन वांट्स। मतलब आपके पास सब कुछ होना जो आपको चाहिए। विप एंड स्पर का मतलब होता है कोई चीज को बहुत जल्दी करना, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी होना किसी चीज़ के लिए। तो विद द अटमोस्ट हेस्ट, बहुत ज़्यादा जल्दी होना किसी चीज़ के लिए।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म पूछ रहा है, तो पढ़ते हैं। द ओल्ड मैन आस्क्ड द बॉय वेयर द पोस्टमैन वॉज है तो इज होना चाहिए हमारे पास सेंटेंस में। इज यहाँ है और यहाँ है, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे। फिर द ओल्ड मैन सेज टू द बॉय, देखिए यहाँ सेज लिखा है जबकि हमें सेड की आवश्यकता है, वो आपको यहाँ मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय वेयर इज द पोस्टमैन, ओल्ड मैन ने लड़के से कहा कि पोस्टमैन कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 17 में पैसिव वॉइस पूछ रहा है सेंटेंस का, तो चलिए पढ़ते हैं। संजय रोल्ड द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप, तो ये हो जाएगा द मार्बल से शुरुआत करेंगे। द मार्बल अभी पास्ट टेंस है, देखिए रोल्ड लिखा हुआ है, वॉज रोल्ड थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाय संजय, तो यही सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। हम देखिए यहाँ पे स्मॉल प्लास्टिक पाइप वॉज रोल्ड थ्रू अ मार्बल बाय संजय, ये गलत हो रहा है। ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट तो हमारा मतलब ऑब्जेक्ट तो हमारा द मार्बल है, द मार्बल से शुरुआत होनी चाहिए जो इन तीनों में है, वो गलत हो गया था इस वजह से। द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक, यहाँ देखिए थ्रू बीच में आ गया इसलिए ये गलत हो गया। द मार्बल वॉज रोल्ड बाय संजय इन तो यहाँ पे है ही नहीं, बाई है इसलिए ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड ही बचा। क्वेश्चन नंबर 18 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इन्फेंटिसाइड, मतलब एक बहुत छोटे बच्चे को मार देने को इन्फेंटिसाइड कहते हैं। फोर्टिसाइड और फेटिसाइड ये भ्रूण हत्या को कहते हैं, या एबॉर्शन भी एक शब्द है। और सैक्रिफाइस मतलब बलि देना। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको जंबल सेंटेंस को एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है जिससे एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके, तो पढ़ते हैं। तो जब आप इसे रफली पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि बी के साथ शुरुआत होनी चाहिए। तो कंपटीशन इज द एक्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ कंटेस्ट एंड दी स्ट्राइव टू फिनिश फर्स्ट। कंपटीशन क्या होता है, किसी कंटेस्ट में पार्ट लेना और प्रयास करना कि आप फर्स्ट आ सकें। The essence of the competition is placing oneself against one's contemporaries and frequently against oneself। तो जो कंपटीशन का एसेंस होता है वो क्या होता है कि आप अपने आप को अपने कंपेटिटर्स मतलब जो उसी चीज़ की तैयारी करें उनके साथ compete करें, और कई बार खुद के साथ भी compete करें ताकि आप खुद को बेहतर बना सकें। Competition enables those who effectively deal well enough to grow and realize their skills and talent। कंपटीशन से क्या होता है, लोगों को इफेक्टिवली पता चलता है कि उन्हें और कितना ग्रो करना है और डेवलप करना है और कौन कौन सी स्किल्स और टैलेंट उनकी ज़रूरत है उन्हें। इफ थिंग्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल कंपटीशन माइट बिकम टोटली टॉक्सिक। अगर चीज़ें आपके हाथ से निकल जाए तो कंपटीशन पूरी तरह से टॉक्सिक या जहरीली हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका करेक्ट सीक्वेंस बनेगा इस पैराग्राफ का। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे अंडरलाइन सेगमेंट का करेक्शन पूछ रहा है, तो पढ़ते हैं। ब्लाइंड बाय द डस्ट स्टॉर्म, ब्लाइंड नहीं यहाँ पे ब्लाइंडेड होगा, मतलब डस्ट स्टॉर्म से अंधे हो जाने के कारण, हो जाने मतलब पास्ट का संसार है। दे फेल इनटू डिसऑर्डर, अंधा हो जाने के कारण वो डिसऑर्डर में फैल गए, तो ब्लाइंडेड ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे। तो यहाँ से आपका कॉम्प्रिहेंशन शुरू होता है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो allegiance to one's favorite team is something that sports fan dash over a period of time। allegiance मतलब होता है झुकाव, या आप कह सकते हैं सपोर्ट, या बिलीव भी कह सकते हैं। तो किसी भी फेवरेट टीम की तरफ झुकाव या इंक्लिनेशन जो है वो स्पोर्ट्स फैन का डेवलप हो ही जाता है, डेवलप। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा, डेवलप हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद दे आर सो अटैच टू देयर फेवरेट टीम्स दैट दे कुड डिस्प्ले डैश इमोशंस। किस तरह का इमोशन, अलग अलग तरह का इमोशन दिखा सकते हैं वो, क्योंकि वो अपने टीम से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड वैरिड इमोशंस शो कर पाते हैं। नॉट जस्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैच बट मच आफ्टर द एक्चुअल इवेंट इज ओवर। तो वो इतना ज़्यादा अपनी टीम से अटैच होता है कि वो अपने अलग अलग तरह के इमोशंस शो करते हैं, ना कि जस्ट जस्ट मैच के दौरान बट उसके बाद भी। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद दिस फिनोमिनॉन डैश कॉमन अक्रॉस द ग्लोब। तो दिस फिनोमिनॉन कॉमा है, देखिए यहाँ पे कॉमा है, फिर डैश अक्रॉस द ग्लोब, फिर यहाँ कॉमा है, इज मोर सीन इन कंट्रीज लाइक ब्राजील, इंडिया एंड द यूएस एंड इवन द यूके, वेयर अ फेवरेट स्पोर्ट में नॉट बी द सेम इन ईच ऑफ दीज नेशंस। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, दिस फेनोमेनॉन इज कॉमन अक्रॉस द ग्लोब, नहीं इज नहीं होगा, इन स्पाइट ऑफ भी नहीं होगा, एज भी नहीं होगा, डिस्पाइट भी नहीं होगा, दो होगा।
क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉमा दो बार आया है, तो इसे हम दो के साथ पूर्ण करते हैं। मतलब क्या बना, ये फेनोमेना जो कि काफ़ी हद तक कॉमन है अक्रॉस द ग्लोब, ये अलग अलग देशों में देखा जाता है, इंडिया में, यूएस में, ब्राज़ील में, यूके में। और इन सारे देश के स्पोर्ट एक जैसे हों ये भी ज़रूरी नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद, इन स्पाइट ऑफ दिस क्रेज एंड हिस्टेरिया स्पोर्ट हैज़ डैश अ लॉन्ग वे। मतलब इन सब हिस्टेरिया, हिस्टेरिया माने मतलब वो वाला स्टेट जहाँ पे लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए, क्रेज माने भी पागलपन। तो इस पागलपन और इस एक्स्ट्रा इमोशन के बावजूद स्पोर्ट्स जो है वो काफ़ी लंबी दूरी तय कर चुका है। तो कम अ लॉन्ग वे, स्पोर्ट्स हैज़ कम अ लॉन्ग वे, बहुत लंबी दूरी तय कर चुका है, मतलब बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स और इवॉल्वमेंट्स हुए हैं उसमें। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इट इज़ एक्सेप्टेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डैश पास टाइम एवर। तो वन ऑफ द मोस्ट क्या होगा, टायरसम आपको थकाने वाला नहीं, इनहेबिटेड नहीं, ये तो रहने से मतलब डेट्रीमेंटल हार्मफुल ये भी नहीं होगा, इसका मतलब हार्मफुल होता है। तो एंटरटेनमेंट या एंटरटेनिंग सबसे अप्रोप्रिएट फिल होगा इसमें। इट इज एक्सेप्टेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एंटरटेनिंग पास टाइम, मतलब सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग पास टाइम है ये पूरे वर्ल्ड में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी 9 तारीख और उसके पीछे के जितने भी एसएससी सीजीएल के शिफ्ट्स हुए हैं उन सारे वीडियोस के इंग्लिश सेक्शन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पीडीएफ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और गो थ्रू कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने किसी मित्र जो किस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर कर सकते हैं, और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।